my dear friends, welcome to MK Legal शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लिए एक वीडियो सीरीज हम बना रहे थे। हर एक सेक्शन वाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि सेक्शंस के छोटे छोटे वीडियो बनाएं, जिससे पर्टिकुलर सेक्शन बेयर एक्ट में आपके लिए अच्छे से क्लियर हो पाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको जो आने वाले वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना उनके अपडेट आपको मिलते रहें। हम बात कर रहे थे चैप्टर 2 की रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जो कि सेक्शन 5 से लेके 55 तक आता है और ये बताता है कि कौन से ऐसे फैक्ट होंगे जो रिलीवेंट होंगे आपके फैक्ट इन इशू के साथ। इसी संदर्भ में आज हम सेक्शन 10 की बात करेंगे, जो बात करता है थिंग्स सेड और डन बाय दी कॉन्स्पिरेटर। यहाँ कॉन्स्पिरेसी की बात होगी इन रेफरेंस टू देयर कॉमन डिज़ाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, विद केस लॉज हम यहाँ डिस्कस करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि आपका ये वीडियो देखने के बाद सेक्शन 10 से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो आगे चलते हैं अपने वीडियो के साथ। सेक्शन 10 को समझना है हमें आज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बट इसको समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हम चलेंगे पहले सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी पे। अभी आप कहेंगे कि भाई हम तो पढ़ तो एविडेंस रहे थे, आप चलेंगे 107 आईपीसी पे, वहाँ भी जाना जरूरी है। ये बात करता है अबेटमेंट की, और अबेटमेंट के बारे में क्या बताता है कि अबेटमेंट 3 तरीके से हो सकता है। पहला आपका किसी को इंस्टिगेट करके, दूसरा कॉन्स्पिरेसी से, और तीसरा एड से। इसके बारे में डिटेल में तो हम आईपीसी की लेक्चर सीरीज में बात करेंगे, बट मेरा यहाँ बताने का पर्पज़ ये था कि जो कॉन्स्पिरेसी है वो सबसे पहले आप 107 में पढ़ते हैं आईपीसी में कॉन्स्पिरेसी। फिर आप 1020 120A और 120B 120A और B, यहाँ पर भी आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ा है। देखिए, हमेशा मैं पहले ही कहता हूँ कि अपने माइंड को इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर लें कि यू हैव टू स्टडी द लॉ विद इंटरलिंकिंग। हम देखिए यहाँ पे आईपीसी भी साथ साथ कर लेंगे और अपना एविडेंस तो हम कर ही रहे हैं, इंटरलिंक करना है। तो देखिए, बात आपके माइंड में आती है कि ये कॉन्स्पिरेसी है क्या, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस किस के बीच में होता है भाई, किसी भी 2 या फिर 2 और मोर पर्सन। भाई किस बात का एग्रीमेंट होता है, 2 चीज़ें होती हैं, या तो टू डू एन इलीगल एक्ट, या तो कोई इलीगल एक्ट करना चाहते हैं, या फिर और वो कोई लीगल एक्ट करना चाहते हैं। ये क्या बात हुई, लीगल एक्ट करेंगे तो कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई, अगर वो लीगल एक्ट को बाय इलीगल मीन्स कर रहे हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई एग्रीमेंट करते हैं कोई ऐसा काम करने के लिए जो कि ऑफेंस है। आप इसको ऐसे देसी लैंग्वेज में याद करें कि जो ऑफेंस है, इस बात का एग्रीमेंट कर लेते हैं कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो ऐसे ऑफेंस में उसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। आपको वर्ड क्लियर हो गया कॉन्स्पिरेसी। अब इसके साथ ही हम कुछ और डिस्कस करेंगे यहाँ। सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। आप कहेंगे कि आप तो आईपीसी में ही घुमा रहे हैं, एविडेंस की बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स, यही गलती हो जाती है कि हम डायरेक्ट बेयर एक्ट में चले जाते हैं और उसके पीछे के फैक्ट्स को नहीं समझते हैं। देखिए, सेक्शन 34 किसकी बात करता है, कॉमन इंटेंशन की। आप देखिए, जहाँ पे ये बात कर रहा है सेक्शन 10 का, जो एविडेंस का जो सेक्शन 10 का हेडिंग है, वही क्या बात कर रहा है कि 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी के लिए कितने चाहिए भाई, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर कौन होगा, जो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट, और कॉन्स्पिरेसी में कितने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। इसलिए हमने पहले कॉन्स्पिरेसी को समझा। अब ये क्या है, कॉमन डिज़ाइन एक वर्ड यूज हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट जो इसका रहेगा वो रहेगा कॉमन इंटेंशन। और कॉमन इंटेंशन कहाँ बताएगी, सेक्शन 34 में। जब कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही इंटेंशन के साथ कोई ऑफेंस करते हैं तो इसे सेक्शन 34 कहा जाता है। ये एक रीड टुगेदर सेक्शन है। हमने आईपीसी में इसके बारे में बात की थी, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन जो 35 में दी गई है। 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। जैसे IPC 149 हो गया आपका 35 में सिमिलर इंटेंशन है, तो इन चीज़ों ना ये कॉमन ऑब्जेक्ट है। देखिए ये चीज़ें हालांकि भले ही रिलेवेंट ना हो, लेकिन आप इनको भी साथ साथ याद करते हुए चलें, इससे आपका रिवीजन होता है। तो कॉमन इंटेंशन आपको समझ में आ गई, कॉन्स्पिरेसी समझ में आ गई। अब हम बेरेक्ट पढ़ते हैं। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? ये कहता है थिंग्स सेड और डन बाई कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर के द्वारा कोई भी चीज़ की जाना इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन, यानी कि कॉमन इंटेंशन की मैंने बात की थी आपने। ये कह रहा है कि वेयर देयर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड। देखिए मैंने कुछ चीज़ों को ना बोल्ड और इटैलिक किया है, उसका कुछ मतलब है। कोई रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए किस चीज़ के लिए? कि ये बिलीव किया जा सके कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जो कॉन्स्पिरेसी किए हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, किस लिए कॉन्स्पिरेसी की है? सो दैट टू कमिट एन ऑफेंस, वो एक ऑफेंस कर सकें या कोई एक्शनेबल रॉन्ग कर सकें। एनीथिंग सेड और डन और रिटन बाई एनी वन सच पर्सन्स इन रेफरेंस टू देयर, ये देखिए क्या बात हुई, कॉमन इंटेंशन। मैंने दोनों बातें आपको बताई थी कॉमन इंटेंशन के बारे में। आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम is a relevant fact as against the each of the persons believed to be so conspiring, as well as for the purpose for proving the existence of conspiracy, as for the purpose of showing that any such person was a party to it। देखिए A, B, C और D ये चारों मिलके कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं, एक ऑफेंस करना है। अब यहाँ पे सी ने कुछ अपनी एक डायरी में लिखा है अपनी इस कॉमन इंटेंशन के बारे में। सी ने क्या किया है, कोई लेटर भेजा है डी को, बी को, ए को कहीं या किसी और को, या सी ने कुछ कहा है अपने कॉमन डिज़ाइन के बारे में, अपनी कॉन्स्पिरेसी के बारे में। तो थिंग्स सेड और डन, या सी का कोई चीज़ ऐसे प्रूव हो जाती है जो प्रूव करती है किसको? कॉन्स्पिरेसी को, तो वो इन सब के अगेंस्ट में भी रिलेवेंट हो जाएगी। ए, बी और सी के अगेंस्ट में भी सी के द्वारा कही गई चीज़ें या करी गई चीज़ें। अब क्या क्या प्रूव करता है ये प्रूव करता है एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ प्रूव होती है कि कॉन्स्पिरेसी ही प्रूव करनी है, ठीक है। एज फॉर द पर्पज शोइंग दैट एनी ऑफ सच पर्सन ऑफ वाज पार्टी ऑफ इट। और दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है कि भाई ये जो बाकी लोग थे ये उसमें भागीदार थे, ये पार्टी थे उस कॉन्स्पिरेसी की। बेरेक्ट की लैंग्वेज क्लियर हो गई होगी, बाकी केस लॉ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इलुस्ट्रेशन ही देखिए, हाँ ये ही सब कुछ क्लियर कर देगा आप। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है। हमने रीजनेबल ग्राउंड को देखिए वहाँ पे बोल्ड इटैलिक किया था। ये एक रीजनेबल ग्राउंड है कि जो ए है इसने भाई इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश की है, एक कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन किया टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे किया? यहाँ में फैक्ट क्या कहते हैं कि जो बी था इसने क्या किया, आर्म्स प्रोक्योर किए, कहाँ पे? यूरोप में। उसके बाद जो सी था, क्योंकि हथियार चाहिए, किसके लिए पर्पज क्या था यहाँ पे? कॉन्स्पिरेसी का। उसके बाद जो सी था यहाँ पे, सी ने क्या किया, उसने कलेक्ट किया मनी। कहाँ पे कलेक्ट किया? कैलकाटा में। देखिए सबकी प्रेजेंस अलग अलग है, ए कहीं प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, फिर भी देखिए चीज़ें कैसे रिलेवेंट होंगी। ये इलस्ट्रेशन ही आपको क्लियर कर देता है। अब जो डी भाई साहब थे, इन्होंने क्या किया, डी ने परस्यूडेड पर्सन्स टू ज्वाइन दी कॉन्स्पिरेसी। वह कुछ लोगों को उकसाया कि तुम कॉन्स्पिरेसी में ज्वाइन करो। कहाँ पे? बॉम्बे में। और एक थे बड़े पत्रकार जिनके सपोर्टर थे वो उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, ई भाई साहब ने, वो पत्रकार थे, वो राइटिंग्स कुछ आर्टिकल्स लिखे उन्होंने कि उन्होंने कहा कि आगरा में कि जो ये ए करना चाह रहा ना भाई सरकार के खिलाफ, ये बिल्कुल सही है। और जो एफ था, एफ भाई साहब ने क्या किया कि एफ ने ट्रांसमिट कर दिया दिल्ली से जी को, क्या? काबुल में बैठा था जी, उसको पैसा ट्रांसफ़र किया। कौन सा पैसा? जो सी ने कलेक्ट किया था कलकत्ता में, वो पैसा भेज दिया। अब यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे गए, किसके द्वारा? एच के द्वारा। एच ने कुछ लेटर लिखे थे गिविंग एन अकाउंट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, जिसमें कॉन्स्पिरेसी का कुछ जिक्र था। तो वो जो सारे लेटर्स हैं वो क्या हैं? रिलीवेंट हो जाएंगे। और वो क्या है? वो दोनों चीज़ प्रूव करते हैं कि भाई यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी भी है और ए की कॉम्प्लिसिटी भी है, ए की इन्वॉल्वमेंट को भी साबित करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों फैक्ट प्रूव हो गए आपकी
कॉन्स्पिरेसी प्रूव हो गई और ए की एज ए पार्टी होना ये भी प्रूव हो गया। Although he may be have been ignorant all of them, and although the persons by whom they were done were stranger to him, हालांकि ये सब लोग हो सकता है एक दूसरे को जानते हैं ना, स्ट्रेंजर हो एक दूसरे से, बट ये एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे सारे लोग। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है, देखिए यहीं पे मैं एक केस लो बताना चाहूँगा आपको। इसके साथ ही आपको भाई अजमल कसाब किसको याद नहीं है, मुंबई में हम लोगों को इतना दर्द देने वाला अजमल कसाब किसे याद नहीं है। तो अजमल कसाब का जब केस चला था, अजमल कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और हम इतने अच्छे हिंदुस्तान की देखिए पॉलिसी कितनी अच्छी है कि हमने एक आतंकवादी को भी भाई सुनने का मौका दिया, हमने उसको बिना सुने ऐसा नहीं कि फांसी दे दी, उसका भी केस चला था। और उसके केस में क्या कहा गया था कि जो टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन कॉल थे ना, उनको रिलीवेंट माना गया था फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, और वो इस बात का मोटिव डिटरमाइन कर रहे थे, कॉमन इंटेंशन को प्रूव कर रहे थे कि अजमल कसाब भी उसकी पार्टी था और उनकी कॉन्स्पिरेसी थी। इसी आधार पे उसको रिलीवेंट माना गया था इन चीज़ों को। आई होप इस केस की स्टोरी से, इस केस को तो आप भूलेंगे नहीं, हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता, वो बहुत डार्क फेज था हमारे जीवन का। तो इस केस से और इस इलस्ट्रेशन से आपको सेक्शन 10 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ केस लॉ देखते हैं हम, उसके बाद आपका और भी, अभी हम थोड़े से सीरियस हो गए इस केस में, तो एक इंटरेस्टिंग केस पढ़ाता हूँ मैं आपको। देखिए केस लॉज ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के बाद पहले बेरेक्ट पढ़िए, इलस्ट्रेशन पढ़िए, एग्जाम्पल्स देखिए और फिर केस लॉ पढ़िए, तो आपको मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएंगी चीज़ें आपको क्या होती हैं। मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर, ये क्या है, मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर 1940 का केस। बड़ी अच्छी स्टोरी है, आपको लगा कोई आप बॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं, प्यार में धोखा खाए हुए आदमी की। यहाँ पे क्या होता है, अली अस्कर की शादी हो जाती है मेहर ताजा के साथ। ये एक मैरिड कपल थे भाई। होता क्या है, लेकिन जो मेहर ताजा थी भाई, इनका तो प्रेम था, दिल जो हिलोरे ले रहा था किसके नाम के लिया था, मिर्ज़ा अकबर के। मिर्ज़ा से प्यार करती थी भैया। अब मिर्ज़ा को मेहर कहती है कि मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुमने कहाँ इसके साथ लपेट दिया मुझे घर वालों ने, अब मैं नहीं रहूँगी इसके साथ, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ जीवन जीना। तो मिर्ज़ा कहता है कि ठीक है तुम एक काम करो, इन दोनों के बीच में, तब ना तो पेजर थे ना लेटर थे, ये टेलीफोन थे भाई, कैसे व्हाट्सअप होता, व्हाट्सअप तो नहीं था, तो उस वक्त क्या भेजे जाते थे, लव लेटर भेजे जाते थे। अब लव लेटर में इसने इससे कहा कि तुम पैसों को जुगाड़ कर लो, अली अस्कर के पास तो पैसा है, तो ये बोलती है ठीक है वो हो जाएगा, तुम उसकी चिंता ना करो। तो मिर्ज़ा अकबर क्या करता है, उमेर शाह एक व्यक्ति है जो कि सुपारी किलर है, उसको सुपारी देता है, और ये सुपारी लेके क्या करता है, ये मार देता है अली अस्कर को, शूट कर देता है, उसका मर्डर कर देता है यहाँ पे। अब देखिए मेहर ताजा और मिर्ज़ा अकबर ने मिलके उमर शाह को सुपारी दी, और भाई यहाँ पे क्या कर दिया गया, उसको मार दिया गया। तो तीनों की इंटेंशन क्या थी, अली अस्कर को मार देना, नस्तो नाबूद कर देना, ख़त्म कर देना, क्योंकि ये जब भाई दो प्यार करने वालों के बीच में दुश्मन पैदा हो गया है। ऐसी स्टोरीज आपको बहुत सुनने को मिलती हैं। अब कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि जो वो लव लेटर लिखे गए थे ना दोनों के बीच में, उसके मैंने लिखा था, इसे आप पढ़ेंगे ना इसके केस लोग, उसमें लिखा है कि माई हनी रेड लिप्स हनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम बस उन पैसों का जुगाड़ कर लो किसी तरह से, पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे तो हम उसको मरवा देंगे और उसके बाद हम दोनों प्यार से रहेंगे एक साथ। उसमें उमर शाह का भी जिक्र था। तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो वो लव लेटर्स थे ना भाई, ये लव लेटर्स यहाँ पे रिलीवेंट हो जाते हैं, और ये दोनों चीज़ दिखाते हैं, कॉन्स्पिरेसी की उन लोगों ने अली अस्कर को मारने की, और वो जो उमर शाह था वो भी यहाँ पे पार्टी था, ये भी चीज़ यहाँ पे, उमर शाह क्या था यहाँ पे, पार्टी था, ये चीज़ भी यहाँ पे प्रूव हो गई। तो दो ही चीज़ प्रूव करनी होती हैं आपको यहाँ पे। देखिए सेक्शन 10 में क्या है कि सेक्शन 10 में आपको दोनों चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैं स्लाइड्स में तो नहीं लिख पाऊँगा सारी चीज़ें, बट आप नोट कर लें। देखिए कंडीशन क्या होंगी रिलीवेंसी की, कैसे पता लगेगा कि ये रिलीवेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि देयर मस्ट बी अ रीजनेबल ग्राउंड, हमने पहली बात ही कह दी, किस बात का, कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक कॉन्स्पिरेसी में जुड़ गए हैं, इस बात का एक रीजनेबल ग्राउंड होगा। और फिर जो एक्ट इन क्वेश्चन है, जो फैक्ट इन इशू है आपका, वो क्या किया जाना चाहिए, दैट विल बी डन आफ्टर दैट कॉन्स्पिरेसी एंड बाय एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी एक करे, लेकिन उस समय के बाद करे जब वो कॉन्स्पिरेसी में जुड़ चुके थे।
और भाई उनमें जो करने वाला है वो जो है कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। मान ली तीनों ने बात तो की बैंक लूटने की, लेकिन कर देता है वहाँ पे जाके कुछ और, वो बैंक नहीं लूटता, कुछ और लूट के ले आता है, तो वहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं है। कॉमन इंटेंशन क्या थी? जैसे कॉमन इंटेंशन का सबसे बड़ा केस आपने सुना होगा, महबूब शाह वाला केस, पोस्ट मास्टर केस, वीरेंद्र कुमार घोष का जो केस है, वो जो पोस्ट ऑफिस में चले जाते हैं, 2 लोग अंदर जाके लूटते हैं पोस्ट ऑफिस, उसको मार देते हैं और एक बाहर खड़ा रहता है। तो जो बाहर खड़ा वाला है उसका एक्ट क्या है कि वो तो एज ए गार्ड खड़ा था, लेकिन नहीं, जो मेन एक्ट हुआ, मेन एक्ट क्या, मर्डर हुआ है, तो मर्डर का ही चार्ज लगेगा इसके ऊपर भी, क्योंकि ही इज आल्सो ए मेंबर ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कॉमन इंटेंशन के साथ। और एविडेंस जो दिया जाता है, जो भी एविडेंस क्यों दिया जाता है सेक्शन 10 में, टू प्रूव 2 थिंग्स, कि एक तो पहली बात हमने बात कर ली कि कॉन्स्पिरेसी थी, और दूसरी हमने बात कर ली कि वो एज ए पार्टी भी था वहाँ पे। अभी हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी कॉन्ट्रैक्ट या रिसेंट में जिन्होंने भाई अपना पार्टनरशिप एक्ट वगैरह पढ़ा होगा, तो उनके माइंड में आ जाता है कि यह डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी कहाँ हम आई, एविडेंस से कहीं और तो नहीं चले गए। ऐसा नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी जो है, एक केस आया था सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। और इस केस में ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि भाई मान लो कोई एक प्रिंसिपल है, एनीथिंग डन बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने क्या किया, बहुत सारे एजेंट, आप मूवीज में देखे थे ना कि विलन होते थे, विलन के बहुत सारे चेले चपाटे होते थे, तो ये जो चेले चपाटे हैं उसके, ये सारे उसके एजेंट हैं। अब ये जो एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जैसे कि कॉन्स्पिरेसी में रिस्पॉन्सिबल था। और यहाँ पे कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी यही कही थी कि भी एक्ट ऑफ, जो डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी है उसमें यही कहा गया कि एक्ट ऑफ एजेंट, एक्ट ऑफ एजेंट क्या है, ऐसे ही है जैसे किसी कॉन्स्पिरेसी के मेंबर का एक्ट हो, और उसके लिए प्रिंसिपल भी जिम्मेदार होगा उतना ही, उस पर भी कॉमन इंटेंशन के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत मुकदमा चलेगा, और वो सेक्शन 10 में क्या होगा, रिलीवेंट माना जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, इसको भी अपने बेर एक्ट में लिख लें। अब एक और केस यहाँ पे आ जाता है जो काफ़ी बार बहुत जगह फेमस रहता है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, सरदुल सिंह वाले केस की थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ, इससे आप भूलेंगे नहीं। ये क्या है, ये लोग ना एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था सरदुल सिंह। इन लोगों ने बहुत सारे ना बोगस वो लोन दिए कुछ लोगों को, और उस वजह से ये सारा कांड हुआ। जो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती थी भाई, ये लोन देते थे किसी को भी, जैसे 4-5 लोग जुगाड़ कर लेंगे, कुछ हिस्सा तुम्हारा, कुछ हमारा, कुछ तुम्हारा, कुछ हमारा। तो जो सारे जो कई लोग इसके साथ मिले हुए थे, तो वो पूरा का पूरा जो निकल के आया, वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी दी गई कि बीच में जो इन लोगों ने काम किया है वो अपराध किया। तो ये सिविल केस के में था, देखिए ये हम सिविल केस था, जबकि पिछले वाला क्रिमिनल केस था। अभी आ जाते एक और केस आया था, ब्लैक एंड टाई, आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई, आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई। ये ब्लैक दूसरा व्यक्ति और टाई दूसरा व्यक्ति है, 2 हैं। तो आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई में क्या हुआ था कि भाई ये लैंडिंग वेटर के तौर पे काम करते थे किसी कस्टम हाउस में। कहाँ पे काम करते थे, कस्टम हाउस में काम करते थे। और यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई कस्टम हाउस में काम क्या होता है, कस्टम ड्यूटी ली जाती है। ये लोग क्या करते थे, दोनों आपस में मिलके इन दोनों ने कॉन्स्पिरेसी बना ली, 2 या 2 से अधिक चाहिए तो 2 लोग तो हो गए थे। इन दोनों ने क्या कॉन्स्पिरेसी बनाई कि भी जो भी माल यहाँ से पास होगा हम उसको पास कराएंगे विदाउट पेइंग फुल कस्टम ड्यूटी। मतलब भाई हम आपको फुल कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, वो हम जुगाड़ कर लेंगे किसी तरह से। और ये बिना कस्टम ड्यूटी दिए सामान को पार करवाने लगे वहाँ पे, ठीक है। तो इनके ऊपर चार्ज लगा कॉन्स्पिरेसी टू डॉज द कस्टम बाय पासिंग गुड विदाउट पेइंग फुल ड्यूटी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे ये एंट्री तो करनी पड़ती है। अब देखिए कहीं भी जैसा सामान जाता है तो सामान की एंट्री होती है किसी बुक में। तो एक तो थी ऑफिशियल बुक जिसमें ये एंट्री करते थे, इसके अलावा भाई क्या करते हैं ऐसे लोग, अपना भी एक प्राइवेट रिकॉर्ड रखते हैं। तो एक दूसरी भी बुक थी जिसमें ये एंट्री करते थे, यानी कि यहाँ पे टोटल 2 बुक में एंट्री करते थे, एक में जिसमें होनी चाहिए थी और दूसरी में अपनी तरफ से। अब क्या हुआ कि जो दूसरी बुक थी, यानी कि जो फॉर्मर बुक थी, उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि भाई जो हमारा होता है ना हिसाब किताब कैसे होगा, दोनों में, दोनों चोर हैं, दोनों में हिसाब किताब कैसे होगा। तो वो क्या हो गया, वो
कौन मेंटेन करता था? ये टाई मेंटेन करता था, इस बुक को टाई मेंटेन करता था। तो कोर्ट ने कहा था कि जो ये बुक है ना, फॉर्मर जो बुक है, ये रिलीवेंट हो जाएगी अगेंस्ट दी ब्लैक, ब्लैक के खिलाफ भी ये रिलीवेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है। तो यहाँ दोनों चीज़ें प्रूव होती हैं, कॉन्स्पिरेसी भी प्रूव होती है और ब्लैक भी पार्टी था उनकी कॉन्स्पिरेसी का, ये चीज़ भी यहाँ प्रूव होती है। तो ये सेक्शन 10 में क्या हो जाएगा? रिलीवेंट हो जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 10 में अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा सेक्शन 10 था। इसके बाद सेक्शन 11 बनाएंगे प्ली ऑफ एलिबी को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर ही लें, साथ ही वीडियोज़ को लाइक कर दें। आप हमसे मेल कर सकते हैं हमें mklegal6@gmail.com पे। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके डिस्क्रिप्शन में है, सीधा ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपकी क्वेश्चन पोल होती हैं और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है रिगार्डिंग क्लासेज वो भी अवेलेबल रहती है। तो वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें और एक कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो लगते कैसे। आपके कमेंट से मुझे ये पता लगता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं भी कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहे हूँ, मैं बिना बात मेहनत किए जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और मुझे कॉमेंट भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।